नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे ताकत वतन की इनसे है। क्या कहता है इंडियन डिफेंस सिस्टम, क्या है सुरक्षा नीति, भारतीय रक्षा सेनाओं का कितना योगदान, हम कितने मजबूत और कितने कमजोर। भारत का विश्व की शांति और सुरक्षा में दृढ़ विश्वास है, इसलिए भारत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को पारस्परिक विचार विमर्श और शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने का हमेशा से प्रयास करता रहा है। भारत इसी नीति का अनुसरण करने के लिए अपेक्षा अपने पड़ोसी देशों से भी रखता है। भारत को अपनी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए उसने अपनी रक्षा व्यवस्था और सेनाओं को सुदृढ़ किया है। विश्व देशों के अनावश्यक आक्रमणों के कारण आज देश की रक्षा व्यवस्था का महत्व और भी बढ़ गया है। एक शक्तिशाली राष्ट्र ही विदेशी आक्रमणों से अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है और विवादों का सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक हल निकाल सकता है। इसलिए भारत में एक सुदृढ़ रक्षा व्यवस्था स्थापित की गई है और शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं का गठन किया गया है। युद्ध और आक्रमणों से देश की रक्षा के अतिरिक्त लगातार हो रही विघटनकारी और आतंकवादी गतिविधियों का सामना भी सेना को करना होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में शांति स्थापित करने के कार्यों में भी भारतीय सेना ने सहायता की है। हमारी सेनाओं द्वारा कोरिया, गाजा पट्टी, लेबनान, कांगो, यमन में किए गए कार्यों की सराहना की गई है। इस प्रकार देखा जाए तो राष्ट्र की सुरक्षा वहां के नागरिकों की जागरूकता, त्याग, समर्पण और शक्तिशाली सेना पर निर्भर है। देखिए, और ये जो सेनाएं हैं, वो थल सेना की बात हो, नौसेना की बात हो या वायुसेना की बात हो, इन सेनाओं का अपना अलग योगदान रहा है। या ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडियन डिफेंस की हम यदि बात करें तो जब से इसकी शुरुआत हुई, जब से सेना बनी, जब से इनका योगदान आया, कितनी चीजों का समावेश, और तब से आज तक की स्थितियों को यदि देखा जाए तो कितना डेवलपमेंट हो पाया है। क्या हम उस स्थिति में हैं कि आज भी वाकई में चाहे कितना ही बड़ा हमला हो जाए उससे निपटने के लिए तैयार हैं। उन नीतियों पर बात करेंगे, यदि कोई कमी नीतियों में है तो उसकी बात करेंगे। ये वाकई में कि आज हम कहां हैं और इंडियन डिफेंस की बात हो रही है तो वो नीति कितनी सफल हुई है। और आपको बता दें, इस चर्चा में हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत आज हमारे इंडियन डिफेंस पे है। मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी और हमारे तमाम दर्शक कि एक्चुअल में देखा जाए तो क्या कहता है इंडियन डिफेंस सिस्टम, क्या क्या होता है और एक्चुअल सिस्टम क्या है। देखिए, जैसे आप पूछ रही हैं, इंडियन डिफेंस यानी कि अपनी रक्षा करने के लिए भारत के पास बिल्कुल एक अपनी 3 फौजें हैं, जिसका हम पूरे देशवासियों को पता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और ये पूरी विश्व में ये प्रणाली है, क्योंकि धरती की लड़ाई आर्मी देखती है, समुद्र की लड़ाई नेवी देखती है, और पूरे वातावरण के में ऊपर जो एयर में जो की लड़ाई होती है, जो धरती के ऊपर भी होती है और समुद्र के ऊपर भी होती है, वो एयरफोर्स का एयर देखती है। और यहाँ तक कि अब धीरे धीरे देखा गया है कि आर्मी भी और नेवी भी अपना अपना एयर एलिमेंट्स भी रखती हैं। खैर, ग्राउंड, सी और एयर के ऊपर की लड़ाई, और उसमें से दुश्मन कोई भी तरीके से इस दिशा से हम पर हावी ना हो, इसलिए हमारी तीनों फौजें अपनी निरंतर प्रयास करती हैं कि इस तरफ से जो हमला हो उसको निष्फल किया जाए और दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए इस ओर से बढ़ा जाए। तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का होना और तगड़ा होना बहुत जरूरी है। पर जब आपको मैं ये बता दूं कि तगड़ा होने का मतलब क्या है, आप बहुत सारे सामान खरीद के ले आए तो आप एक सीजन के लिए तगड़े होंगे। बाजार से सामान लाए, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि या तो उसका शेल्फ लाइफ निकलेगी, स्पेयर पार्ट्स की लाइफ निकलेगी। इसीलिए सारी कंट्रीज खुद अपना सामान बनाती हैं, और दुनिया भर में सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो होती है वो होती है डिफेंस इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री से ज्यादा पैसा कोई नहीं एक्सचेंज करता। जो टर्नओवर होता है, जो लेन देन होती है, सबसे बड़ी कार्रवाई इसी इंडस्ट्री में होती है, जिसको कहते हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल ग्रुप। सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, ये देश को
जो है भारत की पूरी इंडस्ट्री, दुनिया की पूरी इंडस्ट्री सब मिलके एक ऐसा ठोस कदम उठाती हैं कि डिफेंस इंडस्ट्री तगड़ी हो। जिस कंट्री की नॉर्मल इंडस्ट्री तगड़ी होती है, उस कंट्री की डिफेंस इंडस्ट्री तगड़ी होती है। जिस कंट्री की नॉर्मल इंडस्ट्री वीक होती है, ऑटोमेटिकली ही उस कंट्री की डिफेंस वीक होती है। वो खरीदे हुए सामान से काम चलाने की कोशिश करते हैं और सीजनल लड़ाई लड़ सकते हैं, मतलब कि ज्यादा देर वो, उनकी क्षमता नहीं होती कि ज्यादा देर लड़ाई करें। इसीलिए जैसे कि हम कहते आए हैं और कि इंडिजिनाइजेशन ऑफ योर डिफेंस इंडस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट काम है। पर जब आप भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो मेरे को कहते हुए ये खेद होता है कि सन 47 से लेके अब तक हमने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को तगड़ा होने नहीं दिया। कई कारण हैं कि एक बात सबसे बड़ा कारण होता है जब आपने चिंतन नहीं किया हो अपनी, क्या आपको डेंजर है, क्या क्या कठिनाइयां आएंगी, क्या खतरा है, किस तरीके से खतरा है। अगर आप उसका आपने व्हाइट पेपर नहीं लिखा, यानी कि डॉक्ट्रिन नहीं लिखी, तो आपको पता नहीं होगा कि आपको क्या करना है। हाँ ठीक है, अगर दुश्मन आ रहा है, चलो 50 जहाज ले लेते हैं, फ्रांस से रफाइल ले लेते हैं, रशिया से ये जहाज ले लेते हैं, अमेरिका से ये ले लेते हैं। इससे काम नहीं चलता। इससे काम उसी कंट्री के साथ चल सकता है जो देश आपकी स्थिति में है, जैसे पाकिस्तान, जो इस तरीके से। पर जब आपका सामना चाइना जैसी कंट्री से होता है जिसकी 85% डिफेंस इंडस्ट्री वो घर में बनाता है, मतलब 85% डिफेंस रिक्वायरमेंट होम इंडस्ट्री बनाती है, तब आपको पता चलता है कि ये काम मामला बड़ा, जिसको कहते हैं एक बड़ा शातिर और बहुत ही खतरनाक मामला है। इसीलिए आप अपनी पॉलिसीज को चेंज करने की कोशिश करते हैं। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री सन 47 से लेके अभी तक 5 साल तक कुछ नहीं बनाती थी। मुश्किल से 1 या 2 टैंक बनाने की कोशिश करी, अर्जुन टैंक वगैरह, जो आर्मी ने रिजेक्ट कर दिए। कोई आर्टिलरी गन नहीं बनाई, यहां तक कि राइफल नहीं बनाई। मैं दोबारा रिपीट करता हूं आपकी आंखें खोलने के लिए, हमने राइफल नहीं बनाई। और अभी प्रधानमंत्री ने अमेठी में राइफल फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। इसीलिए क्योंकि हमारे कभी जहन में आया ही नहीं कि हमको ये काम करना चाहिए। 62 में हमारी इतनी बुरी हार हुई, पर हमारी जागरूकता नहीं आई, क्योंकि कोई हमारे जितने ऊपर लीडर बैठे हैं वो सबका मुंह बंद रखना चाहते हैं कि वो कहते हैं हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, इसीलिए आप चुप रहिए। और सब चुप रहते हैं, ऑफकोर्स चापलूसी में चुप रहते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम ये है, और इसीलिए हमने चुप्पी साधी रही। जब ये गवर्नमेंट आई, उसने जब देखा कि इंडिजनाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता होना चाहिए कि जब ये गवर्नमेंट पहले थी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी थे, तो तेजस उस समय उन्होंने लॉन्च किया। उस तेजस को बढ़ावा दिया, जो कि प्रोजेक्ट मरने वाला था, उसको उन्होंने बढ़ावा दिया। और अब तो ये तेजस के 2 स्क्वाड्रन आ रहे हैं, अभी बन रहे हैं, बन गए हैं। हम कोई गन नहीं बना रहे, अभी हमने कोरियन गन K9 को वज्रा कॉपी किया है और अभी बनानी शुरू कर रहे हैं। कहने का मतलब है अब आपका बच्चा अब स्कूल में भर्ती हुआ है, उसकी एजुकेशन अब शुरू हुई है, ये मतलब है इसका। बिल्कुल ठीक बात। एक बात याद रहे, एक बात याद रखिए कि जब तक आप ये ठोस से ठोस कदम नहीं उठाते, अगले 7-8 साल में आपको बहुत फर्क दिखाई देगा इसी ये खेल में। जो अब मैं बोल रहा हूं, आज से 6 साल बाद नहीं बोलूंगा। बिल्कुल। अच्छा प्रफुल्ल बख्शी जी, एक बात और है, हम क्योंकि इंडियन डिफेंस सिस्टम पर बात कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो सुरक्षा नीति होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम शुरू से अभी तक की यदि बात उठाकर देखें तो सुरक्षा नीति अभी क्या है और पहले से अभी तक में कितना बदलाव इसमें होता दिख रहा है? देखिए, पहले सुरक्षा नीति क्या थी, फिर आगे मैं आज की बात करता हूं। सन 62 की ले लीजिए। उससे पहले मैं नेहरू जी पे जाता हूं। जब अंग्रेज जो जनरल जा रहा था 47 के बाद, तो उसने कहा मैं
प्राइम मिनिस्टर मेरे बॉस हैं, मैं उनसे चाय पीता हूं, उनको सलूट करता हूं और अलविदा कहता हूं। वो पहुंचे, अपनी फाइल वाइल लेके टेबल पे रखी कि सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चाइना जो है बहुत खतरनाक बनता जा रहा है। वो उस समय तिब्बत पे हमला करने की बात कर रहा था, और आप ध्यान रखिए, आपकी उस समय भारत की फौज 25 लाख थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और धीरे धीरे वो कम करने की बात हो रही थी। तो हमारे अंग्रेज जनरल ने बोला आप इसको संभाल के रखिए, चाइना आ रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला आप क्या बात करते हो, चाइना तो हमारा दोस्त है, अरे आर्मी को तो छोड़ो, हम पुलिस से काम चला लेंगे। ये आपका नेशनल थिंकिंग थी। इस थिंकिंग के साथ में आपने 62 की लड़ाई देखी, जिसमें आपकी इतनी करारी हार हुई। 40,000 स्क्वायर किलोमीटर आपने चाइना को दे दिया, फिर भी आपकी आंख नहीं खुली, और आप फिर अगले टिल 90s तक चुप करके बैठे रहे। अब पिछले 5 साल में आपको पता चला चाइना इतना आगे बढ़ गया है। वही मिग 20, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वो मिग 21 को छोड़ो, सारे जहाज बना रहा है रशिया के। रशिया उसको मना करता है तो वो ठेका दिखाता है, और सारी गन्स बना रहा है, सब कुछ बना के अपने चारों तरफ देशों को दे रहा है, हमारे जो चारों तरफ है। तो आपकी जो डिफेंस इंडस्ट्री जो नीति थी वो अब बदलाव लाने लगी है। अब आपकी आंखें खुलने लगी हैं, और अब आपको पता चला है कि आपको क्या करना चाहिए। जो चाणक्य ने आपको कुछ हजारों साल पहले बताया था, अब वो आपको उसका आभास हो रहा है। शस्त्र और शास्त्र में दोनों में हमें निपुणता हासिल करनी पड़ेगी, ये चाणक्य ने बोला था। बिल्कुल ठीक बात है। एक बात और, इतने समय में बहुत सारी बातें जो हैं वो इंडियन डिफेंस सिस्टम में आती हैं। सिस्टम क्या है, उसकी नीति क्या है, कितना बदलाव हुआ, ये तो हमने जाना। अब सबसे बड़ी बात होती है इक्विपमेंट्स की। हमें यदि लड़ना है, हमें यदि जीतना है, तो शुरू से अभी तक में, जिस तरह से आपने बोला भी कि राइफल तक, मतलब बहुत बड़ी बात है कि वो हम नहीं बना पाते थे, अब जाके उनकी शुरुआत हो पाई है। कितना डेवलपमेंट हुआ है, और लग रहा है कि अभी जो चीजें हम कर पा रहे हैं वो ठीक है, या हमें और ज्यादा, बहुत ज्यादा करने की जरूरत है? देखिए, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, अभी तो गेम शुरू हुआ है। अभी हमें सारे काम छोड़कर देश की सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर इधर उधर की बातें सोचते रहे, इलेक्शन, री इलेक्शन, सब इलेक्शन, एक्चुअल इलेक्शन, ये जितना जो ड्रामा हम करते हैं, ये किस लिए करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये एक दूसरे को धोखा देने के लिए, ताकि असली गेम से आपका ध्यान बटा रहे। असली गेम है चाइना, जो आपको कर गया पिछले साल। आपकी जमीन ले ली है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर एक और ले गया है, गलवान में घुस गया है। चुप करके आप बैठे हैं। आपने जो हाइट्स ली थी वो भी वापस कर दी, कैलाश हाइट से भी उतर गए, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी कमजोर है। और उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी कमजोर होती है जिसकी फौज कमजोर होती है। आपको ये पता अब आपके सामने है, खुला चैप्टर है। आपने चाइना के आगे इस तरीके से जो आपने बर्ताव किया, उसका क्लियर एग्जांपल ये दे रहा हूं कि आपकी ताकत कम थी, और इसलिए आप पीछे हट गए, और पिछली इसलिए आप डर गए। तो ये जो गेम है, इसीलिए अब आप जो आपने कहा ठीक है, राइफल फैक्ट्री हम बनाने लगे हैं। अब राइफल फैक्ट्री बन गई है, राइफल आएंगी, अब आपको एडवांस राइफल आएंगी, पर अगले 7-8 साल में हमको R&D अपनी करनी पड़ेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमने ढेला नहीं कभी खर्च किया। जो चाइना अपना जीडीपी है, चाइना का जीडीपी देखिए, जो डिफेंस बजट है, जीडीपी का 7% होता है, 5 to 7%, हमारा 1.9%। एक ऐसे ही हमारी जीडीपी कम है और उसका 1.9%। अब आप देख लीजिए क्या पिजड़ी और क्या पिजड़ी का शोरबा, आप क्या कर रहे होंगे। तो यही एग्जैक्टली बात सारी है। अब हम ऊपर वाले को तो पूछते ही हैं, पर अब हम ये कोशिश कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो है हमारे को एक स्वावलंबी डिफेंस इंडस्ट्री दे, ताकि हम फिर इंडिया खुद एक्सपोर्ट करने लगे। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी तगड़ी होती जाती है, क्योंकि कंट्रीज आप पे डिपेंड करती हैं। आप लोगों को कहने के काबिल हो जाते हैं, तुम ये करो और ये ना करो।
जैसे कि चाइना अभी बांग्लादेश को कह रहा है कि अगर तुमने क्वाड से अलग नहीं हुए तो तुम्हें याद रखना बच्चों में तुम्हारा वो हाल करूंगा। ये एग्जैक्टली एक गली वाली लैंग्वेज बोल गया है चाइना बांग्लादेश के ऊपर, और बांग्लादेश सुनता रह गया, और उसको छोड़ो हम सब सुनते रह गए। वो ये चीजें होती हैं। तो एग्जैक्टली अब हमको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, अभी हमारा गेम शुरू हुआ है। अब हमारे को एयर इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि एयरफोर्स सबसे पहले लड़ाई में जाती है। पर अगर आपके पास जहाज ही नहीं है, अगर आपके पास जहाज रफाइल आ रहे हैं, अभी 11-12 आए हैं, और आपको चाहिए कम से कम 6 स्क्वाड्रन्स। अगर दोनों फ्रंट पे लड़ाई होती है, 3 स्क्वाड्रन इस फ्रंट पे और 3 स्क्वाड्रन उस फ्रंट पे और 3 स्क्वाड्रन रिजर्व पे, 9 स्क्वाड्रन चाहिए आपको, तब लड़ाई होती है। ऐसे नहीं हो जाती जैसे कि हम बात कर रहे हैं। सुखोई हमें बनाना है, हम ढंग से नहीं बना रहे। आज रशिया ने हमें लाइसेंस प्रोडक्शन पर रोक दिया, हम देखते के देखते रह जाएंगे। मिग 29 देखते के देखते रह जाएंगे। फ्रांस ने हमारा साथ दिया है शुरू से, तूफानी 1954 में उसने हमें सप्लाई किया, ओरेगन 1954, फिर 1957 में मिस्टियर, फिर 1985 में मिराज 2000, और अब रफाइल हमारा साथ देता रहा है फ्रांस। पर हमने कभी उसका फायदा नहीं उठाया। उसको ये नहीं कहा कि हमारे साथ डिफेंस इंडस्ट्री लगाओ, हमारे साथ आगे बढ़ाओ चीज को। फ्रांस रेडी था, पर हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी नीति नहीं थी। हमारी नीति क्यों नहीं थी? हमारे ऊपर वालों को समझ नहीं थी। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे समझ क्यों नहीं थी? आपके डिफेंस में जो सिविलियन बैठता है, ब्यूरोक्रेट, उसको कुछ पता नहीं होता, और आपके फौजी को हिम्मत नहीं होती उसको बोलने की तेरे को कुछ नहीं पता। बात खत्म हो गई, फिनिश। आप बैठे के बैठे रह गए। आप हमारे डर के और शर्म के बोल नहीं रहे, उसको कुछ पता नहीं है, और आप दुनिया भर की मीडिया को बताते फिरते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, 4 रफाइल आ गए, अब आप देखो काया पलट हो जाएगी, हम ये कर देंगे, वो कुछ नहीं करेंगे हम। ये प्रॉब्लम है हमारी। बिल्कुल। प्रफुल्ल बख्शी जी, ये आपकी बातों से एक सवाल मेरे जहन में आया है, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वाकई में हम और हमारी नीति कितनी मजबूत है, और यदि मजबूत नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए, मजबूत नीति तब होती है, आपको अगर फर्ज करिए एथलेटिक्स कर रही हैं, किसी इवेंट में, लॉन्ग जंप में या मैराथन में भाग लेने की कोशिश कर रही हैं, आपको पता होना चाहिए क्या करना है। आपका कोच होना चाहिए, आपके ऊपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, कुछ सिस्टम होना चाहिए। पर अगर कुछ भी नहीं है तो आप कैसे कर लेंगे? आप बैठे के बैठे रह जाएंगे, आप 2 किलोमीटर में ही हाफने लग जाएंगे, आपको पता ही नहीं करना कैसे है। ये सारा का सारा होता है जब हम इसमें चिंतन करते हैं। यही फिजिकल एक्सरसाइज मेंटल बनती है। चिंतन करने में आपकी यूनिवर्सिटीज में स्ट्रेटेजिक स्टडीज नहीं पढ़ाई जाती। आपको अपनी स्ट्रेटेजी नहीं पता क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी तब होती है जब आपने थ्रेट का स्टडी की हो। थ्रेट की स्टडी नहीं करी। चाइना आपका मेन थ्रेट है, आप पाकिस्तान की बात करते रहे। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली वो बड़ा आसान है बोलना, और जब जनता खुश हो जाती है पाकिस्तान की बात करके, आप पाकिस्तान की बात बोलते रहिए। आप एक दूसरे को धोखा देने से थोड़ी पॉलिटिक्स चलती है। देश ऐसे नहीं बचता। देश को अगर आपको आगे उठाना है तो फिर ऑनेस्टली काम करना पड़ता है, सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती हैं, और जिम्मेदारी संभालने के लिए आपको देश की स्ट्रेटेजी, थ्रेट पता होनी चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए, और अपनी कैपेबिलिटी को आगे कैसे बढ़ाएं ये पता होना चाहिए। तो थ्रेट भी पता है, आपको कैपेबिलिटी भी पता है, पर आप करने में हिचकिचा रहे हैं तो क्यों? या तो आप पैसा बचाना चाहते हैं, और एक बात और है जो अभी आप उसको बार आपने शायद बात ही नहीं छेड़ी, डिफेंस से डिस्कस करने में डरते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा करप्शन डिफेंस में होती है। क्यों होती है? सुन लीजिए, आपको एक एयरक्राफ्ट चाहिए तो 6 बेचने वाले आपके दरवाजे पे खड़े हैं। रफाइल, मिग 29, मिग 35, सारे के सारे F-16 वगैरह, स्वीडन का जहाज, एवरीथिंग। एक बंदा आएगा और कहेगा आप हमारा जहाज ले लीजिए, आपको इतना मिलियन, इतना बिलियन, आपको ये है, आपकी पार्टी के फंड ये हैं, ये हैं, फाइल आगे कर दीजिए। आपने फाइल आगे कर दी, जहाज वो आ गया, खत्म बात। तो और उसके बाद स्कैंडल शुरू हो गए।
1948 से लेके अभी तक स्कैंडल ही स्कैंडल हैं। जीप स्कैंडल्स के से स्टार्ट होती है बात डिफेंस की, और अभी तक आपका ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का स्कैंडल अब चल रहा है, और अभी तो और कई स्कैंडल बीच में जो दबे पड़े हैं, अभी कोई बोलता नहीं। और मीडिया भी बड़ी स्मार्ट है, वो तब बोलती है जब उसकी जरूरत होती है, और तब होती है जबकि पॉलिटिकल पार्टी दूसरे को एम्बेरस करना चाहती है। एक ये भी गेम है निराला, तो सारा का सारा गेम ही निराला है। तो अभी इसीलिए हमारे को एक तो स्कैंडल से डरते हैं तो डिफेंस की बात नहीं करते, और डिफेंस की बात करें तो क्या प्राइवेट इंडस्ट्री को आप लाना नहीं चाहते। सबसे बड़ी गलती है, दुनिया की सारी इंडस्ट्री प्राइवेट इंडस्ट्री है डिफेंस में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्राइवेट इंडस्ट्री ने लड़ी है। आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में आपका एक बंदा नहीं है। 1995 में एक एग्जीबिशन हुई थी इंडिया दिल्ली में सुब्रतो पार्क में, और उसमें एयरफोर्स ने बुलवाए थे 75 डीलर्स जो मैन्युफैक्चरर्स, और उस समय यह कदम उठाया जाने वाला था। उन्होंने कहा आप हमको इनिशियल फाइनेंसेस दीजिए, हम ये बना सकते हैं, पर वो प्रोजेक्ट किसी ने दबा दिया। अच्छा भला प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला था 1995 में, और बात खत्म कर दी उसकी। तो ये जो गेम है, ये बहुत ही ऑनेस्टली जो देश को प्यार करता है, जिसको देश से लगाव है, वही कर सकता है। नहीं तो अगर आपको अपनी खीसा भरना है और पैसे भर कमाने हैं, स्कैंडल करने हैं, तो फिर ये गेम तो नहीं हो सकता, और देश कमजोर का कमजोर रहेगा। इन सब बातों के पीछे से क्या लग रहा है प्रफुल्ल बख्शी जी, कि क्या वाकई में हमारी जो सेना है, या जितना डेवलपमेंट हुआ है, या आने वाले समय में हम उम्मीद करें, क्या उतना फ्री महसूस नहीं करती? क्योंकि हमेशा बातें सुनने में सिर्फ ये आती हैं कि सेना हमारी फ्री है, जो चाहे वो कर सकती है, हमने बिल्कुल पूरे अधिकार दे के रखे हैं। पर न जाने क्यों आपकी बातों के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कहने के लिए है, असल में ऐसा होता कुछ भी नहीं है। ये देखिए साहब, अगर ये बात होती तो आप तीनों सेना को अलग अलग क्यों किया हुआ है? डिफेंस मिनिस्ट्री में ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंग ही नहीं है। साउथ ब्लॉक में ना आर्मी, ना नेवी, ना एयर हेडक्वार्टर अलग अलग किए हुए हैं। किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सारा जो सिविलियन स्टाफ है वो नहीं चाहता कि फौज आए अंदर, क्योंकि फौज अंदर आएगी तो जो जितनी डील्स हो रही हैं उनको पता चल जाएगा, और वो फिर और जितने ऊंचे वाले ओहदे हैं इस गेम में वो आर्म फोर्सेस लेने लगेगी। अब देखिए, इस गवर्नमेंट ने चेंज लाया है। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो जॉइंट सेक्रेटरी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अब फौजी अफसरों को दी है। पहली बार 75 साल में इन्होंने ये किया है जो उन्होंने 47 में कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब पता चलेगा कि आपकी कमियां क्या है। जब मैं साउथ ब्लॉक में स्पोक्स पर्सन होता था तो उस समय हैरान रह गया कि मैं एक जॉइंट सेक्रेटरी मेरे को बुलाते हैं, कहते हैं ये एडवांस जेट ट्रेनर के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने कहा कमाल है, सारा गेम खत्म हो गया, अब पूछ रहे सीता कौन है। फिर अजीब बड़ी लगी बात, तो उन्होंने कहा कैसे होना चाहिए। मैंने कहा जब तक आपकी पोस्ट के ऊपर फौजी नहीं होगा ये काम नहीं हो सकता। उनको मेरी बात बहुत कड़वी लगी, वो मेरे खिलाफ शिकायत हो गई। कहने का मतलब है कि आजकल सच बोलना भी मुश्किल है। तो ये चीज जो है अब चेंज होने लगी है, अब बदलाव आ रहा है। जो आपका टाइमिंग बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जो बदलाव देख रहे हैं धीरे धीरे आना, अब इसका आपको पता चलने लग जाएगा जब प्राइवेट इंडस्ट्री आनी शुरू हो जाएगी। फिर पर उसमें भी अभी 7-8 साल पूरे लगेंगे, इतनी जल्दी नहीं होगा। और तब आप देखेंगे कि कितनी कैसे चेंज आ रहा है आपकी डॉक्ट्रिन में। देखिए, आपको पानागढ़ में आपने स्ट्राइक कोर्ट बनाने की बात करी आज से 10 साल पहले, अभी तक स्ट्राइक कोर्ट नहीं बनी। बिल्कुल। और धीरे धीरे इधर उधर करने लगे। अब ये गवर्नमेंट उसको बना के ठीक करने की कोशिश कर रही है। जब तक स्ट्राइक कोर्ट नहीं होगी आप कैसे काम करेंगे? एक तो आप और फिर आप चाइना में लद्दाख से लेके अरुणाचल तक आप एक ट्रैकिंग करिए 3700 किलोमीटर की। आप देखेंगे चाइना की फौज रेलवे लाइन है पहुंच रही है, बाय रोड बाय रेल आ रही है। उनके सारे एयरफील्ड 17-18 एयरफील्ड सारा फैले हुए हैं। सब कुछ बाय एयर बाय रोड बाय रेल आ रहा है।
आपका सिपाही पैदल चल के खच्चर पे आप पहुंचता है, आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट का डिफेंस मिनिस्टर बोलते थे अरे यहाँ पे रोड वगैरह बनाई तो चाइनीज आके इस्तेमाल करेंगे। तभी अब के अरुणाचल के अंदर चाइना ने घुसना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपके 100 गांव खाली हैं, पलायन हो गया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं, कुछ नहीं, लोग खाली करके चले गए और चाइनीज आ रहे हैं और लकड़बग्गे आ रहे हैं अंदर, जो चीते शेर जो होते हैं वो आ रहे हैं अंदर, क्योंकि और कोई है ही कोई नहीं वहां पे। देखिए आपकी सिक्योरिटी, इसकी ये स्टडी होनी चाहिए आपकी सिक्योरिटी की, लोगों को इसका पता होना चाहिए, इसका आभास होना चाहिए, बिल्कुल, तब आपको पता चलता है कि क्या होगा। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए प्रफुल्ल बख्शी जी, क्योंकि समय की सीमा है, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इतने महत्वपूर्ण पॉइंट पर हमारा डिस्कशन हुआ है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि क्या कहता है इंडियन डिफेंस सिस्टम, हमने उस पर बात की, हमारी सुरक्षा नीति क्या है, उस नीति में कितना डेवलपमेंट हुआ है, यदि हमारी नीति कमजोर थी तो वो कमजोर क्यों थी, और आज हम कितना आगे बढ़ पाए हैं। बहुत सारी बातें निकली हैं और उसका सार देखिए यही है कि बहुत कुछ करने की हमें जरूरत है। हम कहते जरूर हैं रफेल लेकर आ रहे हैं, तमाम चीजें लेकर आ रहे हैं, ये अच्छी बात है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अभी भी हमें बहुत आगे, दूसरे देशों से यदि हम कंपेयर करें तो बहुत आगे करने की जरूरत है। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।